जय हिंद दोस्तों। तो आज फिर से हम शुरू करते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का समग्र भारतीय राज्य व्यवस्था, जो कि 293 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो इससे पहले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन कराए थे, जो कि 3 वीडियो पड़ा हुआ है, उसे आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। आज का चैप्टर का नाम है राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका। तो 293 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। दूसरा कथन है कि संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसमें से बताना कि कौन सा कथन सही है। तो ये जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों कथन सही है। दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है 294 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएँ होनी चाहिए। क्या अर्हताएँ होनी चाहिए। इसका सही आंसर है उपयुक्त में से सभी होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। दूसरा है कि वह किसी राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। तीसरा कि वह किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका सही आंसर है बी, यानी यह मृत्यु दंड का क्षमा कर सकता है। ये जो है गलत है। पहला सही है कि वह राज्य की विधायिका का अंग होता है। और तीसरा है कि वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है। चौथा है कि उसके पास आपातकालीन शक्ति नहीं है। ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं। तो इसमें बताना है कि कौन सा प्रयोग जो है सही उत्तर को चुने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 1 और 3। 1 और 3 जो है सही है। यानी पहला है कि भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। और तीसरा है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना। ये जो है सही है। अगला क्वेश्चन है, इसे मिलान करना है कि किसका मिलान गलत है। इसका मिलान गलत है। का सही आंसर है सी, यानी राज्यपाल का शपथ जो है 160, ये जो है मिलान गलत है। बाकी सही है कि राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 156 में है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, तो ये जो है अनुच्छेद 164 में है। और चौथा है कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 में है। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। इधर मुख्य अधिकारी है और उसके वेतन है। तो ये राज्यपाल का वेतन कितना होता है, तो 3.5 लाख। कितना होता है, 3,50,000। और दूसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है, तो 2,80,000। कितना है, 2,80,000। अगला है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का अनुदान, इसका कितना है, तो 2,50,000 है। और आगे लोकसभा का अध्यक्ष, इनका जो है 4 लाख है। कितना है वेतन, 4 लाख। तो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी 1, 2, 3, 4 इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्यपाल का वित्तीय अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्यपाल का वित्तीय अधिकार नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन जाता है। ये जो है गलत है। बाकी सही है कि राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाता है। दूसरा है कि विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। ये भी सही है। तीसरा है कि राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि राज्य विधान परिषद के विषय में कौन सा सही है। कौन सा सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी तीनों सही है। कि किसी राज्य के विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में की गई है। दूसरा कि यह एक अस्थायी सदन है तथा इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। तीसरा है कि यह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। अगला क्वेश्चन है, ये मिलान करना है
इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 1 का 3 हो जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? तो विधान परिषद के उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो 100। कितना है? 100। कर्नाटक में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? तो 75। कितना है? 75। महाराष्ट्र में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? तो ये जो है 78 है। कितना है? 78। और बिहार में कितना है? तो बिहार में जो है, बिहार में 75 है। कितना है? 75। और आंध्र प्रदेश में कितना है? तो 58 है। आंध्र प्रदेश में 58। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। किस में नहीं है? तो मध्य प्रदेश में नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ए, यानी किसी भी अवस्था में विधान परिषद की कुल संख्या 60 से कम नहीं हो सकती है। ये जो है गलत है। बाकी सही है कि विधान परिषद की सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। कितना है? तो 30 वर्ष है। और प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। अगर कि विधान परिषद की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होती है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी राज्य विधान परिषद की सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? इसका सही आंसर है उपसभापति को देगा। किसको देगा? तो उपसभापति को देगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब क्या होगा? तो 305 का सही आंसर है डी, यानी वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है बी, यानी मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है। ये जो है गलत है। सही है कि कानून बनाने में विधान परिषद भाग लेती है। ये सही है। तीसरा है कि विधान परिषद मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती है। ये भी सही है। चौथा है कि धन विधेयक के मामले में विधान परिषद के अधिकार नहीं के बराबर है। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद के गणपूर्ति यानी कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? सही आंसर है 1/10 भाग। कितना होता है? 1/10। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? इसका सही आंसर है 6 माह। कितना? 6 माह से नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होना अनिवार्य है? विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होना अनिवार्य है? तो 2। कितना है? 2। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के विधान परिषद के सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। तो कितना राज्य के विधान परिषद के सदस्य विधानसभा द्वारा कितने चुने जाते हैं? तो इसका सही आंसर है बी, यानी 1/3। कितना? 1/3 चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? कितना हिस्सा चुना जाता है? तो 1/3 हिस्सा चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है? कितना कर सकता है? तो इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो इसका सही आंसर है 1/3। कितना? 1/3। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालय के स्नातकों द्वारा चुना जाता है? इसका सही आंसर है डी, यानी 1/12। कितना हिस्सा? 1/12 हिस्सा राज्य के विधान विश्वविद्यालय के स्नातकों द्वारा चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है? इसका सही आंसर है 1/12। कितना हिस्सा? 1/12। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर है बी, यानी 2 और 3 सही है। यानी इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है या विशेष परिस्थिति में राज्यपाल इससे पूर्व विघटित कर सकता है, ये जो कथन सही है। तीसरा है कि विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है, ये जो है सही है। गलत है कि राज्य विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 171 में है, ये जो है गलत है। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी विधानसभा का छत्रावसान का आदेश विधानसभा अध्यक्ष देता है, तो ये जो है गलत है। सही है कि किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। अब बाद में गोवा और सिक्किम जो है 60 से कम है। आगे कि विधानसभा राज्य सूची के विषय पर तो कानून बनाती है, साथ साथ संसद की तरह संबंधित सूची पर भी कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर एससी और एसटी का आरक्षण अनुच्छेद 332 में की गई है, ये जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है। तो कौन सा राज्य जो है अपवाद में है जो कि 60 से कम है, तो इसका सही आंसर है मिजोरम। कौन सा है, तो मिजोरम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है, कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है। इसका सही आंसर है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि किसका मिलान जो है गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा 320 का सही आंसर है ए, यानी पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटों की संख्या 292 नहीं है, 295 है। कितना है, 295, ये जो है गलत है। सही है कि महाराष्ट्र में कितना विधानसभा सीटों की संख्या है, 288। मध्य प्रदेश में कितना है, 230। बिहार में कितना है, तो 243। ये तीनों सही है और एक ये गलत है। अगला क्वेश्चन है कि किन दो राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है, किन दो राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर। तो इसका सही आंसर है सी, यानी हरियाणा और छत्तीसगढ़ में बराबर है। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, इसका सही आंसर है सी, यानी 1 और 2 दोनों कथन सही है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इस राज्य विधानसभा में 2 महिलाओं को मनोनीत राज्यपाल करता है, 2 महिलाओं को मनोनीत राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो इसका सही आंसर है सी, यानी विधानसभा के सदस्य करते हैं, विधानसभा के सदस्य। अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष की प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। इसका सही आंसर है राज्यपाल। कौन करता है, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है, विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है। सही आंसर है शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है, शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। इसका सही आंसर है बी, यानी विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राज्यपाल को देनी चाहिए, ये जो है गलत है। बाकी सही है कि राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा प्रति उत्तरदायी होती है, ये सही है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है, ये जो है सही है। अगला है कि राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 30% सीटें आरक्षित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्ति करता है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 164। कितना, तो अनुच्छेद 164। अगला क्वेश्चन है कि निम्न मुख्यमंत्रियों में के संवैधानिक कर्तव्यों का गए तो कुछ सहायता को चयन कीजिए। तो इसमें बताना है, इसका सही आंसर है 1 2 3, यानी तीनों कथन जो है सही है। पहला है
कि मुख्यमंत्री ही राज्य शासन का प्रमुख प्रवक्ता है और मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। दूसरा है कि मंत्रिपरिषद के निर्णयों का मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है। तीसरा है कि राज्यपाल के सारे अधिकारों का उपयोग मुख्यमंत्री करता है। राज्यपाल के सारे अधिकारों का उपयोग जो है कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो इसका सही आंसर है 12। कितना? बी यानी 12 हो सकती है। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी कौन होता है? राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी कौन होता है? सही आंसर है मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? इसका सही आंसर है मुख्यमंत्री करता है। कौन? बी नंबर, मुख्यमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है डी यानी हरियाणा का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक यानी मुख्य आयुक्त होते हैं। ये जो है गलत है। बाकी तीन सही है कि केंद्र शासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है। ये जो है सही है। दिल्ली पुदुचेरी के प्रशासकों का उपराज्यपाल कहा जाता है। ये भी सही है। और चंडीगढ़ के प्रशासक मुख्य आयुक्त कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख्य आयुक्त कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई विधेयक विधानसभा से पारित होकर विधान परिषद में आता है तो विधान परिषद क्या करता है? तो इसका सही आंसर है डी यानी 1, 2, 3 यानी तीनों कथन सही है कि विधेयक को स्वीकार कर सकती है। दूसरा है कि विधेयक में संशोधन कर सकती है। और तीसरा है कि विधेयक को अस्वीकार भी कर सकती है। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद को किसी धन विधेयक को कितने दिनों तक वापस विधानसभा को लौटाना पड़ता है? तो इसका सही आंसर है 14 दिन पहले। कितना? 14 दिन तक वापस विधानसभा को लौटाना पड़ता है। अगला चैप्टर का नाम है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध, इससे संबंधित प्रश्न हम देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध और संघवाद प्रणाली की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही आंसर है कनाडा से। किस देश से संविधान से ली गई है? कनाडा से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के निम्न में से कौन सी शक्ति का विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया है? इसका सही आंसर है न्यायिक पालिका। न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन निम्न में से किस योजना पर आधारित है? किस योजना पर आधारित है? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम पे आधारित है। बताना है कि निम्न में से किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है? सही आंसर है बी यानी जनगणना यानी समवर्ती सूची से। ये जो है मिलान इसका गलत है। बाकी है कि रेल किस सूची है? संघ सूची से। भू राजस्व ये जो है राज्य सूची से। और ये राष्ट्रीय जलमार्ग समवर्ती सूची से है। अगला क्वेश्चन है कि 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? तो किस सूची को किया गया था? तो उपयुक्त में से सभी यानी वन और शिक्षा को। दूसरा है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को। और बाट व माप और जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई है? किसे अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई है? तो केंद्र। किसे दी गई है? तो केंद्र को। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के समय राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। किसे? तो संसद को। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्ति को स्रोत है? स्रोत नहीं है। राजस्व प्राप्ति का एक स्रोत नहीं है। इसका सही आंसर है कृषि कर।
अगला क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन नहीं किया गया था। इसका सही आंसर है डी यानी गाइपोरिया समिति का गठन नहीं किया गया था, गाइपोरिया समिति। अगला क्वेश्चन है बाकी प्रशासनिक सुधार आयोग और राजमन्नार आयोग और भगवान सहाय समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इसको मिलान करें, इसे मिलान करना है। पहला है कि कुछ मामले में संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रण, कुछ मामलों में संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रण, ये जो कितना अनुच्छेद में, तो ये जो है 257 अनुच्छेद में, 257 अनुच्छेद में। दूसरा है कि अंतर्राज्यीय नदी अथवा नदी घाटी विवाद, नदी अथवा नदी घाटी विवाद, ये कितना अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 262 में, अनुच्छेद 262। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, ये कितना अनुच्छेद में है, ये जो है अनुच्छेद 275 में, अनुच्छेद 275 में। अगला है कि संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर, तो ये कितना अनुच्छेद में, ये जो है अनुच्छेद 268 में, अनुच्छेद 268 में। अगला है कि राज्यों द्वारा लिया गया उधार, राज्यों द्वारा लिया गया उधार, ये जो कितना अनुच्छेद में है, तो 293 अनुच्छेद में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 2 1 4 5 3। अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर का नाम आ गया कि अंतर्राज्यीय परिषद, इससे संबंधित प्रश्न हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर है बी यानी 1 और 2 दोनों कथन सही है। पहला कथन है कि अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है। कितना, तो 263 के तहत राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है। दूसरा कि पहली बार 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी, 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जाती है, एक वर्ष में जो है बैठक कितनी बार की जाती है। इसका सही आंसर है 3 बार, कितनी बार, 3 बार। अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर का नाम है कि नीति आयोग, तो इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। तो नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी जो है असत्य है, यानी नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो गुलजारी लाल नंदा थे, तो ये जो है गलत है। सही है कि नीति आयोग की स्थापना 2015 में मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत की गई थी। दूसरा है कि यह सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। और तीसरा है कि नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, ये जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि चैप्टर का नाम कि राष्ट्रीय विकास परिषद, तो इससे संबंधित प्रश्न हम देखते हैं। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी 1 3 4, 1 3 4 जो है सही है। 1 3 4 हम देखते हैं क्या क्या है। तो पहला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को की गई थी, ये जो है सही है। तीसरा है कि योजना या नीति आयोग के सचिव ही इसका सचिव होता है। और चौथा है कि के संस्थानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद के सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी, सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी। बाकी ये जो है दूसरा जो है गलत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संस्था आयोग केंद्र और राज्य सरकार के बीच सेतु का कार्य करता है, तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला चैप्टर का नाम है कि लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1 2 3 4 चारों जो है कथन जो है सही है। तो पहला कथन है कि सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, कब, 1926 में। दूसरा है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये जो है सही है। तीसरा है कि इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होती है। अगला है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राज्यपाल नहीं हटा सकता है, ये जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। इसका सही आंसर है ए यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और
सदस्यों को कार्यकाल के बीच उच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति हटा सकता है। ये जो गलत है, बाकी 3 सही है। कि राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु तक होता है। और तीसरा है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। और चौथा है कि वर्तमान में इसकी संख्या 10 है। कितनी है? 10 है। अगला चैप्टर का नाम है वित्त आयोग। वित्त आयोग से संबंधित प्रश्न देखते हैं। तो बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों कथन जो है सही है। तो पहला कथन है कि संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, तो ये जो है सही है। और 281 में अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है, ये जो है सही है। तीसरा है कि राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 343 के आई के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसका मिलान जो है गलत है। ये मिलान जो है बताना है कि किसका मिलान गलत है। तो ये सही है कि पहला जो है, पहला वित्त आयोग केसी नियोगी, वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। दूसरा जो थे के संथानम थे, दूसरा जो है के संतानम थे। ये जो तीसरा जो है गलत है, सी रंगराजन नहीं थे। और 15वां जो थे एन के सिंह, 15वां जो है एन के सिंह। अगला चैप्टर का नाम है निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रश्न देखते हैं। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो इनमें से सभी कथन जो है सही है कि निर्वाचन आयोग का वर्णन भाग 15 में है। दूसरा है कि निर्वाचन आयोग की चर्चा अनुच्छेद 324 से 329 तक है। और तीसरा है कि यह 1993 से 3 सदस्यीय आयोग है। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें बताना कि कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है 1 और 2 दोनों कथन सही है। यानी पहली बार ईवीएम का प्रयोग केरल में किया गया था, ये जो है सही है। और वीवीपीएटी की पहली बार इस्तेमाल नागालैंड में 2013 में किया गया था, 2013 में। अगला क्वेश्चन है किसका मिलान जो है गलत है। किसका मिलान गलत है? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का चिन्ह जो है कार है, ये जो है गलत है। बाकी समाजवादी पार्टी इनका चिन्ह जो है साइकिल है। और तीसरा कि अकाली दल, तो इसका चिन्ह जो है तराजू है। और मुस्लिम लीग इसका जो है चिन्ह जो है सीढ़ी है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 यानी तीनों कथन जो है सही है। तो तीनों कथन को देखते हैं एक एक करके कि लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानमंडल चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होगा, ये जो है सही है। दूसरा है कि इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जितनी होगी, ये भी सही है। और तीसरा है कि लोकसभा में 2% सीटें हो और कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल हो गई हो, तभी जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। निम्न में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? तो ये डी नंबर सही है कि निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा करना, ये जो है गलत है। बाकी सही है कि चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करता है। और दूसरा है कि मतदाता सूची को तैयार करना और विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता देना, ये जो है सही है। अगला चैप्टर का नाम है परिसीमन आयोग। तो परिसीमन आयोग से संबंधित प्रश्न देखते हैं। तो परिसीमन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन जो है, कथन पे विचार करना है कि बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। कौन सा कथन जो है सही है? तो 2 और 3 जो है ऑप्शन नंबर ए 2 और 3 जो है कथन सही है। दूसरा है कि परिसीमन आयोग के आदेश को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये जो है सही है। और ये संवैधानिक निकाय है, ये जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका मिलान जो है गलत है। तो गलत मिलान को बताना है। तो इसका सही आंसर है
तीसरा परिसीमन आयोग जो है 1982, ये जो है गलत है। यानी पहला परिसीमन आयोग का गठन जो है 1952 में, और दूसरा परिसीमन आयोग 1962 में, और चौथा परिसीमन आयोग 2002 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि वैसे राज्य जिनका परिसीमन आयोग 2002 के द्वारा परिसीमन नहीं हो चुका, वैसे राज्य जिनका परिसीमन आयोग 2002 के द्वारा परिसीमन नहीं हो चुका है, वह कौन कौन से राज्य हैं? तो इसका सही आंसर है डी, यानी असम, मणिपुर और झारखंड। असम, मणिपुर और झारखंड। अगला क्वेश्चन है कि 2002 के परिसीमन के बाद अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है सी, यानी 412। कितना है? 412। अगला चैप्टर का नाम है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम। तो इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। बताना है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। भारतीय राज्य व्यवस्था को वरीयता अनुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर है ए, यानी 3-1-2-4। 3-1-2-4, यानी पहले 3 यानी राज्यों के राज्यपाल, उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष, उसके बाद कैबिनेट मंत्री, उसके बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकार कौन है? भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकार कौन है? इसका सही आंसर है मंत्रिमंडल सचिव। कौन है? तो मंत्रिमंडल सचिव। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नयाचार यानी प्रोटोकॉल के अनुसार भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को वरीयता क्रम में किस स्थान यानी में रखा गया है? किस स्थान में रखा गया है? इसका सही आंसर है 7 को। कितना रखा गया है? तो 7 का को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त को वरीयता क्रम सूची में शामिल किया गया है? किसके अनुसार शामिल किया गया है? तो श्री सेवन। अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर के नाम है कि राजभाषा आयोग। इससे संबंधित प्रश्न है कि संविधान की कौन सा अनुच्छेद में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। इसका सही आंसर है 8वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर है ए, यानी अनुच्छेद 343 से 351 तक। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है 1 और 3 कथन सही है। यानी पहला कथन है कि प्रथम राजभाषा आयोग की नियुक्ति 1955 में बी.जी. खरे की अध्यक्षता में की गई थी। और तीसरा है कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि किसका मिलान जो है गलत है? किसका मिलान गलत है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी अनुच्छेद 346 में जो है उच्चतम और उच्च न्यायालयों की भाषा, बाकी 3 जो है सही, यानी अनुच्छेद 343 में जो है संघ की राजभाषा हिंदी होगी, ये जो सही है। और अनुच्छेद 345 में राज्य की भाषा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए, और इसमें बताना है कि किसको सरकार ने श्रेण्य भाषाएं घोषित किया, यानी क्लासिकी भाषाएं घोषित किया है। इसका सही आंसर है 2 और 3, यानी कन्नड़ और तेलुगु को जो है श्रेण्य भाषाएं घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर का नाम है आपात उपबंध। आपात उपबंध से संबंधित प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? इसका सही आंसर है इनमें से सभी, यानी राष्ट्रीय आपात और राज्यीय संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी, यानी युद्ध के समय, बाह्य आक्रमण के समय और सशस्त्र विद्रोह के समय। अगला क्वेश्चन है कि आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की गई है? कितनी बार की गई है? तो 1। इसका सही आंसर है 1, यानी 1 बार। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में सही नहीं है। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में सही नहीं है। इसका सही आंसर है बी, यानी राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। ये जो है गलत है। बाकी सही है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंडल के लिखित सिफारिश पर कर सकता है। और तीसरा है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 252 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकेगी। चौथा है कि राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है। किस पे स्वतः प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर है ए, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों का निलंबन। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है। राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? इसका सही आंसर है सी, वैसी ही बनी रहती है, वैसी ही बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा को संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है यानी 1 महीने में। कितने महीने होना चाहिए? 1 महीने में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है 1 माह। कितना? तो 1 माह। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो इसका सही आंसर है यानी राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा। तो कितना अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 355 में। अनुच्छेद 355 में। अनुच्छेद 356 में है राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 352 में जो है आपात की उद्घोषणा है, और अनुच्छेद 353 में जो है आपात की उद्घोषणा का प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? कितनी अवधि तक? तो 3 वर्ष तक। कितनी? तो 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन के 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर है 12 माह। कितना? तो 12 माह कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया था? तो 20 जून 1951 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? तो पंजाब में पेप्सू, पंजाब में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है? तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर में। कौन से राज्य में? तो जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं, जो कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अतिरिक्त? तो इसका सही आंसर है बी, यानी अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 359। अगला क्वेश्चन है कि संविधान अनुच्छेद 356 के संबंधित निम्नांकित में से कौन सा कथन पे विचार करें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। यानी पहला है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र का विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। दूसरा है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। और चौथा है कि इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई हो तो सभी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित हो जाता है। तो अपवाद में कौन सा है? तो ए, यानी अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि युद्ध के कारण राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का निम्नलिखित में से क्या प्रभाव होता है? तो क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर है डी, यानी 1 और 4। यानी पहला है कि केंद्रीय सरकार राज्यों को यह निर्देश दे सकती है कि
वे राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग कैसे करें। और चौथा है कि संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन है कि बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है। इसका सही आंसर है 1, 2, 3, यानी तीनों कथन जो है सही है। पहला कथन है कि राष्ट्रीय आपातकाल को 30 दिन के अंदर लोकसभा से अनुमोदित होना चाहिए। और दूसरा है कि राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में संसद के बिना अनुमोदन के 2 माह तक रह सकती है। और तीसरा कथन है कि वित्तीय आपात की घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम है कि जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा। इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो पहला है विचार कीजिए, तो बताना है कि कौन सा कथन जो है इसमें सही है। तो दोनों कथन जो है सही है। तो पहला है कि जम्मू कश्मीर का संविधान 17 नवंबर 1956 को अंगीकार किया गया था, सही है। दूसरा है कि संविधान का भाग 6 यानी राज्य के बारे में उपबंध अध्याय 1 के अनुच्छेद 152 में राज्यों को परिभाषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य के स्वयं लागू होते हैं। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 1 एवं 370 के डी। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदल कर राज्यपाल कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के सदर ए रियासत पदनाम बदल कर कब जो है राज्यपाल कर दिया गया है। इसका सही आंसर है 1965 में। कब कर दिया गया? 1965 में। अगला क्वेश्चन है कि संसद की संस्तुति से राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा 370 के प्रवर्तन में ना रहने की घोषणा कब की गई है। इसका सही आंसर है ए यानी 9 अगस्त 2019 9 अगस्त 2019 को। अगला चैप्टर यानी पंचायती राज जो है अगले वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।